नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी रास गौरव सिंह आ गया हूँ आपके सामने रिवीजन रीलोडेड 1.0 सीबीएसई बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज के साथ, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा डीप स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड से रिलेटेड होंगे। इस टॉपिक में अगर हम लोग बात करें तो हमारे टॉपिक्स जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट, जैसे कि कुछ बेसिक स्टेप्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पार्चुरेशन क्या होता है। इसके बाद एक 8वां पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिए, लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है, ये सब प्रोसेस क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा, आप अपना प्यार हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितने आप इस वीडियो से इंटरेक्ट हो पाए और कितने आपके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आए इससे। ठीक है, और चलिए हम लोग एक बेसिक रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप ये समझिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग जिसमें ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये रिप्रोडक्शन हर एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक नीड होता है। ठीक है, यानी सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, ये वन जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मूव हो सके, नेक्स्ट जनरेशन में मूव हो सके। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट के बारे में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में फुल डिटेल समझने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि जो रिप्रोडक्शन में जो 3 इवेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से 3 इवेंट्स होते हैं। आइए उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें 3 मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली प्रोसेस की हम लोग जैसे बात कर लें कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जो स्पर्म होता है ये कहाँ से आता है, मेल से आता है ना। और जो एग होता है साथियों, ये कहाँ से आता है, फीमेल के बॉडी से आता है। जब मेल से और फीमेल से स्पर्म और एग जब मिल जाते हैं दोस्तों, तो ये तबाही मचाते हैं। क्या मचाते हैं, तबाही मचाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट, यानी कि 2n कहते हैं। तो स्पर्म जो था वो एन हैप्लॉइड गैमेट था और एग भी हैप्लॉइड गैमेट था। तो बना क्या, जाइगोट। अब यही जाइगोट हमारे प्रिय साथियों आगे चल के ये डिवीजन करेगा, जैसे एम्ब्रियो बनाएगा, और यही एम्ब्रियो आगे चल के बेबी का फॉर्मेशन करेगा। अभी बेबी का फॉर्मेशन जो होता है, मतलब इतने इवेंट्स होने वाले हैं। तो फर्टिलाइजेशन को कराने के लिए सबसे पहले मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना होगा, फीमेल के बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना होगा, उसमें स्पर्म बनने की प्रोसेस, एग बनने की जो सारी प्रोसेस होती हैं, ये सारी प्रोसेस आती हैं फर्टिलाइजेशन से पहले। तो हम लोग कहते हैं कि जो सबसे पहली इवेंट्स होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलते हैं हमारे प्यारे दोस्तों, इसे बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होती है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस है। तो इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में टेस्टीज होता है हमारे प्रिय साथियों, और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में ओवरी होता है। बाकी टेस्टीज में स्पर्म बनने को से लेकर स्पर्म के मैचुरेशन तक, ओवरी में एग के बनने से एग को स्पर्म से मिलाने की जितने भी पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम लोग सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। यानी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, हमारे बॉडी का
एसेसरी ऑर्गेन है। हम लोग बोलते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्या है? ये नेसेसरी है। ये क्या है हमारे प्रिय साथियों? ये नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जब इनमें टेस्टिस से, ओवरी से क्या बना, इसे गैमीट बनेगा। हम लोग बोल देंगे गैमिटोजेनेसिस। तो गैमिटोजेनेसिस बोलेंगे इसे। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। तो जब गैमीट बनेगा तो ये मेल में भी बनेगा और फीमेल के बॉडी में बनेगा। मेल के बॉडी में क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। तो मेल के बॉडी में स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के बॉडी में साथियों एग बनेगा, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे ooजेनेसिस की प्रोसेस कहते हैं। अब गैमिटोजेनेसिस हो गया प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। फिर क्या होगा? गैमीट का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? गैमीट का ट्रांसफर होगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साथियों इंसीमिनेशन। यानी गैमेटोजेनेसिस हो गया, इंसीमिनेशन। तो इंसीमिनेशन का मतलब गैमीट का ट्रांसफर हो गया, यानी कि जो स्पर्म है ये फीमेल के बॉडी के अंदर इंसर्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग इंसीमिनेशन कहते हैं। तो ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन तो हमने क्लियर कर लिया। अब तो यानी जाइगोट बनने से पहले के प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनने के बाद ये जो एम्ब्रियो बना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या कहते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हमारे प्रिय दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, ये जाइगोट बनने के बाद, जब जाइगोट में कुछ डिवीजन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज डिवीजन होने के बाद जो एम्ब्रियो 2 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, 16 सेल से 32 सेल्स स्टेजेस में आते हैं। तो इस सेल को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और फिर यही एम्ब्रियो जो है प्लेसेंटा से अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी ये पूरी प्रोसेस 48 आवर्स में कंप्लीट होती है। यानी 48 आवर जैसे ही कंप्लीट होता है, वैसे फीमेल के बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जिससे उसे वोमिटिंग होती है। तो वोमिटिंग एक सिग्नल होता है जिससे बाहर के लोगों को पता चल सके कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो यानी वोमिटिंग ये आना एक अच्छा सिग्नल होता है। और एक ओइसोफेगस दबा के खा लेना, उससे जो मीटिंग होती है उससे कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। उससे ये होता है कि पेट पूरा भर जाता है और हम लोग ओवरलोड अपना मशीन कर लेते हैं, तो इसकी वजह से वो फूड अनडाइजेस्ट होता है, इसलिए वो बाहर निकलता है। और ये जो मीटिंग होती है ये दूसरी होती है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बदलाव होने के कारण ही ये वोमिटिंग होते हैं, जो कि सारा खेला हार्मोन का है। भाई यहाँ पे सारा खेला हम लोग हार्मोन का ही पढ़ रहे हैं। तो ये 3 इवेंट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद जैसे वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, प्रेग्नेंट होने के बाद फिर ये आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने बाद वो लगत है घरे में सोहर गवाए, यानी कि बेबी की डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, मिठाई बंटना शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं साथियों? पार्चुरेशन कहते हैं। जैसे ही पार्चुरेशन होता है, वैसे ही बच्चा रोने लगता है, यानी वो नीड होती है उसको माँ के मिल्क का। तो लैक्टेशन प्रोसेस में जो फर्स्ट मिल्क होती है माँ का, उसे हम लोग कोलोस्ट्रम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट मिल्क जो कि उसे न्यू बॉर्न बेबी को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। तो यही पूरी कहानी हम लोग को पढ़ना है और ये हमारा पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो एक आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली चलेगा क्या। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर, पूरे सीरीज में यही चीज चलने वाला है।
क्षमा चाहते हैं दोस्तों, लाइट कट गई थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइट और जान, ये तो भगवान के देन में है, लेकिन ये जो लाइट कटी है ये तो इंसान के हाथ में है। आइए आप लोग को एक नया ट्रेंडिंग गाना सुना देता हूँ, सुनिए। सुने सुनो। तो ये क्रिस के बाप का गाना आया है दोस्तों। अगर आप नहीं सुने हैं तो जरूर जाके सुनो, ओम ओम ओम। ठीक है। चलिए हम लोग अपने चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बहुत गाना सुन लिया, तो ये सारी चीज थे। अब आइए हम लोग अपने मेन मुद्दे की बात करते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है। हम लोग को बेसिक स्टेप्स इन रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, इंसेमिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पार्चुरेशन क्या होता है, जो कि मैंने आपको स्लाइड में पूरा अच्छे से बता दिया। अब आइए बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। इसके बारे में पूरा डीप स्टडी हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है, जहाँ पे डिफरेंट उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात बताया गया है। यानी कि अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो। जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन है दोस्तों, उसे हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये स्पर्म जो होता है ये हैप्लॉयड होता है। या स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है दोस्तों, तो ये टेस्टिस में होता है। वो भी टेस्टिस में कहाँ पे, तो उस टेस्टिस के अंदर जो सेल होते हैं उनका नाम है स्पर्मेटोगोनियम सेल। स्पर्मेटोगोनियम गोनियम सेल। यानी जो टेस्टिस है दोस्तों, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो है दोस्तों जो एसेसरी ऑर्गन है, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं स्पर्म के स्पर्म के मैचुरेशन से लेके स्पर्म के मैचुरेशन से लेके स्पर्म के ट्रांसफर तक का पूरी जिम्मेदारी इनके पास होती है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम लोग एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो आइए बात करते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं। यूरेटर हो गया, सेमिनल वेसिकल, ये तो ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, वासा डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स, पेनिस, फोरस्किन। बात करते हैं जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं दोस्तों, ये जो होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के ठीक बगल में प्रेजेंट होते हैं। यूरेटर यानी कि जो किडनी से आया रहता है, जो कि यूरिन लेके आता है। तो अब दोस्तों हम आपको बता दें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो पैसेज है, यानी जो आप पेनिस देख रहे हैं, पेनिस क्या है, एक ऐसा पैसेज होता है जहां पे स्पर्म के साथ साथ यहीं से यूरिन को भी बाहर निकाला जाता है। तो यानी रास्ता एक है, निकलने वाले यहाँ से दो हैं। तो अब जो दोस्तों हम बता दें कि जो स्पर्म होता है बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। तो इसको सेफली पेनिस के द्वारा, यानी कि ये जो यूरेथ्रा है इससे बाहर निकालने के लिए इस पूरे पाइप को साफ किया जाता है। यानी कि अगर यूरिन निकला है इस रास्ते से, तो अगर स्पर्म फिर बाद में आएगा तो स्पर्म के जो हेड वाले पोर्शन होते हैं वो खराब ना हो जाए। तो इससे क्या होते हैं कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल्स क्या होते हैं, कुछ सीमन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और यहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और इजेकुलेट और भी एक डक्ट होता है इसमें। हाँ देखो, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स, तो सीमन प्रोस्टेट करता है, यानी प्रोस्टेट बल्बो यूरेथ्रल, ये दोनों ग्लैंड क्या करते हैं, एक ऐसा लिक्विड सिक्रीट करते हैं, केमिकल सिक्रेशन, जिससे ये पूरी पाइप साफ हो जाती है। फिर स्पर्म निकलते हैं तो स्पर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आगे जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता जाता है तो उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है दोस्तों, इसकी साइज बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि यूरिन के इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। इससे बहुत ज्यादा एब्डोमिनल में पेन होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जरी करते हैं, जो मांस बड़े होते हैं उसको काट के बाहर निकाल देते हैं। तो आफ्टर एज ये प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होती है। इसकी प्रॉब्लम इसलिए होती है, जो ह्यूमन ज्यादा स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं, जो ज्यादा अपने फोरस्किन का यूज करते हैं, आगे चल के उन्हें ये सारी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ठीक है।
और हम बात करें दोस्तों, ये जो यूरेथ्रा है, ये एक पैसेज है, ये तो हमने बताया। ग्लैंस पेनिस यानी फोर स्क्रीन, जो कि पेनिस के ऊपर जो स्किन है, इसे हम लोग फोर स्किन कहते हैं। अब बात करते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है दोस्तों, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यानी टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो दोस्तों टेस्टिस होता है, ये हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पे भी ये रहता है। ठीक है, यानी इसको इतना टेम्परेचर रखने के लिए ये टेस्टीज शरीर के एब्डोमिनल कैविटी यानी एब्डोमिनल भाग से बाहर प्रेजेंट रहता है, जो एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर में, पाउच में प्रेजेंट होता है। इस थैली को ही क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं, जिसका तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है टू बॉडी टेम्परेचर। यानी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका तापमान कितना होगा? 33 से 34 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये इसका नॉर्मल टेम्परेचर है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको चीजें क्लियर हो गई। अब इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है? ये स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करता है। आइए अब इन सारे चीजों को हम लोग डीप स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम सिस्टम की बात करें, तो इसमें फोर मेन पार्ट होता है, जैसे टेस्टिस हो गया, एसेसरी डक्ट हो गया, ग्लैंड्स हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। टेस्टिस, जिसे हम लोग सिंगुलर भाषा में टेस्टिस कहते हैं, और ये सिचुएटेड होता है पेल्विक रीजन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, जिसे हमने कहा। स्क्रोटम क्या होता है कि स्मॉल मस्कुलर सैक होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को। इट इज पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया एंड लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस, जो कि पेनिस के नीचे स्थित होता है। आइए बात करते हैं, जो टेस्टिस होता है, ये प्लेस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी सो एज टू मेंटेन अ टेम्परेचर दैट 2 to 2.5 लोअर डिग्री, यानी वही 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि ये रिक्वायर करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के, एज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन लीड टू म्यूटेशन इन द स्पर्म। अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस अगर दोस्तों रहा, तो मतलब जैसे मैंने कहा कि 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होती है, क्यों होती है? अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि अगर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पे जो स्पर्म होते हैं, वो स्पर्म क्या हो सकते हैं? डीजनरेट हो सकते हैं। तो इनको डीजनरेट होने से बचाने के लिए इनका तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जिससे स्पर्म सेफ रहें, जिससे स्पर्म क्या रहें? सेफ रहें, इसीलिए। ठीक है, अब बात करते हैं, जो टेस्टिस होता है ओवल इन शेप होता है, जो कि 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2-3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। प्रत्येक टेस्टिस के अंदर क्या होता है? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं प्रिय दोस्तों। तो ये रहा टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर, यही हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, ये पूरा स्क्रोटम है, ये जो आप बाहर देख रहे हैं, ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, ये सारा पूरा पार्ट, ये पूरा है टेस्टिस। इसे हम लोग कह रहे हैं ये टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड है। दिस कॉर्ड कंटेन मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल एंड वासा डिफरेंशिया, जो कि इसमें आ रहा है। एपिडेडिमिस, ये क्या होता है? बहुत ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर मौजूद होता है। ये है सेमनीफेरस टिब्यूल, जो कि प्रत्येक लोब्यूल में 1 से 3 क्वाइल्ड होते हैं, जिसे हम लोग सेमनीफेरस टिब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल जो होता है साथी, इज द साइट ऑफ मियोसिस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। यानी इसी सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म का स्पर्म फॉर्म्ड होता है। यानी एक ऐसा स्थान है जहां पे स्पर्म बनने की पूरी प्रोसेस होती है। अब इसे और ट्रांसफर सेक्शन में काट के दिखाया गया है। ये बीच में क्या दिख रहा है आपको? लुपिन दिख रहा है। इसके अगल बगल क्या है? ये देखो स्पर्मेटोगोनियम सेल है। यही स्पर्मेटोगोनियम सेल स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अगल बगल क्या है? सर्टोली सेल है, जिसे हम लोग नर्व सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेल कहते हैं, यानी नर्स सेल, NURSC, नर्स सेल कहते हैं। नर्व सेल का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो कि नर्व सेल होती हैं, जो कि दोस्तों स्पर्मेटोगोनियम सेल को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये बेसल लेमिना है। आइए बात करते हैं इसमें डिवीजन स्पर्मेटोजोआ, ये ल्यूमेन के अंदर देखो, ये सब स्पर्म, यहाँ पे ये स्पर्मेटोगोनियम सेल है, स्पर्मेटिड जिसे हम लोग कह रहे हैं, और यहाँ पे स्पर्मेटिड बन रहा है।
अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम, बेसल लेमना, यानी नीचे से ऊपर को स्पर्म बनने की प्रोसेस को दिखाया गया है। सबसे पहले बेसल लेमना में जो स्पर्मेटोगोनियम सेल होता है दोस्तों, इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद दोस्तों, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं, हाँ। अब देखो यहाँ पे माइटोसिस होता है स्पर्मेटोगोनियम सेल में, तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस और डिवीजन होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोटिक सेकेंड होता है, तो यहाँ पे ये स्पर्मेटिड में हो जाते हैं, और फिर स्पर्मेटिड जो होते हैं मेच्योर हो जाते हैं, जिससे हम लोग स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग अभी आगे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो इनर लाइनिंग जो होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल होते हैं। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं साथियों, ये इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं, जो कि मियोसिस में जाते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ईच स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, यानी जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 नंबर में होते हैं, यानी इसे हम लोग 2n भी कहते हैं। ये आगे चल के जब स्पर्म बनाता है, तो स्पर्म में क्रोमोसोम का कंटेंट एन हो जाता है, यानी हैप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सर्टोली सेल की। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्मेटोगोनिया, यानी इसे हम लोग सर्टोली सेल को नर्स सेल कहते हैं। नर्स का काम होता है मरीजों का देखभाल करना। तो यहाँ मरीज कौन है, स्पर्मेटोगोनियम सेल है, यानी स्पर्म सेल, जिससे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वहीं इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी ये जो खाली स्थान आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये सब लीडिंग सेल है। ठीक है, तो लीडिंग सेल क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग बात करें कि इंटरस्टिशियल रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दे कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, सम इम्यूनो कंपिटमेंट सेल, इंटरस्टिशियल सेल, जिसे हम लोग लीडिंग सेल कहते हैं। ये जो लीडिंग सेल होता है दोस्तों, ये से दैट सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, यानी ये हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एंड्रोजन। आइए हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ये देखो सर्टोली सेल दिखाया गया कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है। बीच में जो ये सेल है, ये स्पर्मेटिड वाले सेल हैं। फिर इसके पास स्पर्मेटोसाइड यानी प्राइमरी और सेकेंडरी हो गए, ये इंटरस्टिशियल सेल जहाँ पे लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये एपिथेलियल कवरिंग है जिससे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आइए बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं। तो एसेसरी डक्ट का फंक्शन क्या है कि जो एसेसरी डक्ट होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा फॉर देयर रिलीज आउटसाइड द बॉडी। दे आर फोर एसेसरी डक्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, इसमें चार प्रकार के क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट होते हैं। कौन कौन से, रेटी टेस्टिस होता है, वासा इफ्रेंसिया होता है, एपिडेडिमिस होता है, वासा डिफरेंशिया होता है। अब देखो, वासा इफ्रेंसिया का मतलब ये होता है कि ये आता है, डिफरेंशिया का मतलब ये जाता है, गो अवे। ठीक है, गो अवे, ऐसे ही चीज को आप याद रखेंगे। तो आइए बात करते हैं रेटी टेस्टिस क्या होता है दोस्तों। तो रेटी टेस्टिस दीज आर द डक्ट्स दैट कनेक्ट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस टू द वासा इफ्रेंसिया। यानी रेटी टेस्टिस एक ऐसा डक्ट होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को वासा इफ्रेंसिया से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं वासा इफ्रेंसिया क्या होता है। ये ऐसा डक्ट होता है लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडेडमिस, यानी ये टेस्टिस से, यानी अगर हम लोग बात करें कि ये जो टेस्टीज है, अभी टेस्टीज से क्या होता है, बाहर निकलता है। लीव द टेस्टीज एंड ओपन इनटू द एपिडाइडमिस, और ये जैसे ये सेमनीफेर ये सब कंपार्टमेंट है। ठीक है, ये यहाँ से ओपन होके यहाँ खुलता है, और ये जाके कहाँ खुल जाता है, एपिडाइडमिस खुलता है। दैट इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईस्ट डेसी। जो ये वाला पोर्शन होता है, इसे हम लोग कहते हैं एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस। ठीक है, अब वासा डिफरेंशिया क्या होता है, इट इज द डक्ट दैट ascend into the abdominal cavity and loop over the urinary bladder. It receive a duct from the seminal vesicle and open into the urethra and ejectly duct. अब ये आगे चल के और पार्ट में खुल जाते हैं, जिसे हम लोग वासा डिफरेंशिया कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है। दे स्टोर ट्रांसपोर्ट एंड द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू urethra. Urethra, it is the thin muscular tube. It originates from the urinary bladder. It then passes through the penis. It external opening called as the urethral meatus. ठीक है, यूरेथ्रल meatus यानी कि जो पेनिस के ऊपर जो ओपनिंग होती है, उसे हम लोग यूरेथ्रल मीटस कहते हैं दोस्तों।
आइए इस फिगर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। समझिए कि ये पूरा है टेस्टिस। ये पूरा क्या है? टेस्टिस है। समझिए कि ये पूरा है टेस्टिस। इसमें डॉट पॉइंट नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये टेस्टिस है। अब टेस्टिस में ये सब सारे जो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अब ये सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं कहाँ खुलते हैं? रेटी टेस्टिस बनाते हैं। अब रेटी टेस्टिस कंपाइल होके एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोले कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंपाइल होके ओपन होते हैं किसमें? रेटी टेस्टीज में। जैसे अब ये सारे रेटी टेस्टीज मिलके क्या ओपन होते हैं किसमें? वासा इफ्रेंसिया में। किसमें ओपन हो गए? वासा इफ्रेंसिया में। अब ये वासा इफ्रेंसिया मिलके क्या बना लिए? एपिडाइडेमिस। ये बना लिए एपिडाइडेमिस। अब ये सारे एपिडाइडेमिस मिलके ओपन हो जाते हैं किसमें? वासा डिफरेंशिया में। किसमें होते हैं? वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंस में। और वासा डिफरेंस आगे चल के कहाँ ओपन हो गया? तो ये देखो यहाँ पे है इजैकुलेटरी डक्ट, जिसे हम लोग क्या क्या कह रहे हैं? इजैकुलेटरी। ये देखो यहाँ पे, ये और यहाँ पे दोनों साइड से आ रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन के यानी सेमिनल वेसिकल के ऊपर ये ओपन हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्या है? सेमिनल वेसिकल, जैसे मान लो इस टेस्टिस के अंदर से स्पर्म आया, एपिडाइडिमिस के पास आया। एपिडाइडिमिस के पास वो कहाँ गया? एपिडाइडिमिस ओपन हो गया वासा डिफरेंशिया में। वासा डिफरेंस स्पर्म जैसे आया तो ये सेमिनल वेसिकल्स आप देख रहे हैं। सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है? फ्लूइड इसमें सीक्रेट करता है जिससे स्पर्म में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाए। फिर जैसे ही स्पर्म यहाँ पे आता है तो यहाँ पे देखो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि ये हार्मोनल कंट्रोल यहाँ से करता है, और ये भी कुछ केमिकल का सिक्रीशन करता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, स्पर्म में से क्या होते हैं कि गंध निकलती हैं। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वहां से केमिकल प्रोवाइड करते हैं जिससे स्पर्म में लुब्रिकेंट प्रदान करता है। ठीक है, और फिर ये आके इस यूरेथ्रा से होते हुए फोरस्क्रीन यानी ग्लैंड यानी कि यूरेथ्रल मीटस, ये जो ओपनिंग है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। इससे स्पर्म बाहर निकल जाता है। ठीक है, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया से कहाँ गया? हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से फिर दोस्तों ये यूरेथ्रल मीटस से आउटसाइड हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। बस यही सिंपल सी प्रोसेस होती है। और ये जो कंपार्टमेंट आप देख रहे हैं ये वाले, ये कितने होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल दो से दो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ये सारे मिलते हैं तो रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस मिलते हैं तो वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया मिलते हैं तो एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस मिलते हैं तो वासा डिफरेंशिया बनाते हैं। ठीक है, ये हर पेनिस में इसकी स्ट्रक्चर सेम होती है। तो इस पूरे चार्ट को आप लर्न कर सकते हैं। ये चार्ट अगर याद होगा तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आइए बात करते हैं जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। जैसे सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट द मेक्स द स्पर्म टू नरिश एंड प्रोटेक्ट देम। यानी ये तीनों मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं जिससे स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे हमारा जो शुक्राणु वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है दोस्तों? तो ये कंट्रीब्यूट करता है 60 से 70% फ्लूइड जो कि सीमेन होता है। ये सिक्रीज करता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, विटामिन सी होता है, फॉस्फोरिलकोलिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे हार्मोन भी इसमें होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हाई फ्रक्टोज कंटेंट होता है जो कि न्यूट्रिएंट एनर्जी काम करता है स्पर्मेटोजोआ के लिए। यानी सेमिनल वेसिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल स्पर्म में करता है। यानी जो स्पर्म निकलते हैं उसमें स्पर्म सेल बहुत कम होते हैं, उसमें सीमन होता है, यानी बहुत सारी ये जितने प्रोटीन एंजाइम फ्रक्टोज सारे चीज उसमें मिले होते हैं। तो जो स्पर्म होता है उसमें इसकी मात्रा ज्यादा होती है। स्पर्मेटोजोआ मिलियंस की संख्या में होते हैं। ठीक है, जिसके और ये सीमेन मिल जाता है तो एकदम जेली लाइक हो जाता है। जो स्पर्म होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस हो जाता है।
ठीक है दोस्तों। चलिए प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये सिक्रीट करता है स्लाइटली एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड। दिस हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ स्पर्म इन द एसिडिक वेजिनल एनवायरनमेंट। द सिक्रीशन आल्सो इंप्रूव द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड देखो शायद दोस्तों क्या करता है, ये स्लाइटली हल्का एल्कलाइन मिल्की फ्लूइड, जिससे स्पर्म क्या होता है, आपको दूध के जैसा दिखता है, वो दूध नहीं होता है, ठीक है। दिस हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म। और ये जो मिल्की फ्लूइड होता है, ये स्पर्म को जीने के लिए क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसा मीडियम तैयार करते हैं जिससे स्पर्म उसमें सरवाइव कर सके। और जब ये वेजाइना में एंटर करते हैं तो वेजाइनल इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहां का इन्वायरमेंट दूसरा हो जाता है, यानी एसिडिक मीडियम होता है। तो एल्कलाइन मीडियम जो मिल्की फ्लूइड होता है, स्पर्म जब मिले रहते हैं तो स्पर्म इस वेजाइनल इन्वायरमेंट में सेफ रहते हैं, यानी ये डीजनरेट नहीं होते हैं। और जो इसका सिक्रीशन होता है आल्सो इंप्रूव करता है मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, जिससे स्पर्म जल्दी ना मरे, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का ये काम है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है साथियों, ये सिक्रीट करता है ग्लैंड लुब्रिकेंट द पेनिस, यानी जिससे कि पेनिस के अंदर लुब्रिकेंट मौजूद हो, यानी चिकना प्रदान करता है, जिससे स्पर्म को फिसलने में आसानी होती है। और ये न्यूट्रलाइज करता है रेसिडुअल एसिडिटी इन द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में जो यूरिन पास हुए रहते हैं उस उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे रास्ता एकदम साफ और क्लीन हो जाए, स्पर्म को कोई दिक्कत न हो। तो आफ्टर मेटिंग जब पेनिस से स्पर्म निकल जाता है तो तुरंत वॉशरूम क्यों फील होता है, क्योंकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यहाँ से इस ऑर्गन पे जो कनेक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। जब कनेक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाती है तो स्पर्म ना आके अब यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आने लगता है। तो आफ्टर इंसीमिनेशन इंसीमिनेशन जो फील होता है, फील लाइक यूरिन इजेक्शन, यूरिन इजेक्शन का फील होता है, ठीक है, यही कारण है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दोस्तों। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आइए इसके बारे में। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज स्पेशलाइज्ड टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेमरी ग्लैंड्स। ये सारी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है मेल के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होता है। और भाई सिंपल बात है कि फीमेल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है, ठीक है। और इन्हें नेचर की तरफ से एक कह दो कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे इनको हर महीने पेन का फील करना पड़ता है, तो ये नेचर गिफ्टेड होता है, जो कि ये मेल के अंदर नहीं होता है। आइए बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें आप देख रहे हैं मेल के अंदर भी यूट्रस था, यूरेनरी ब्लैडर था, और ये रेक्टम, ठीक है। बाकी जो फीमेल के बॉडी में ये मेल के बॉडी से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अब रेक्टम के ठीक नीचे अब देखो ये वाला पोर्शन ये है रेक्टम, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकलता है। अब इसी के बगल में देखो ये वाला जो पोर्शन है, इसी को हम लोग कहते हैं यूट्रस, यानी ये पूरा बच्चेदानी, ठीक है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं वोम। इसी में बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो अब इसी के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना रहता है। और ये जो ओपनिंग होती है विजिनल ऑफिस होती है, लेबियम मेजोरा होता है, लेबियम माइनोरा, क्लाइटोरी यूथा, ये सारे वेजाइना के पार्ट होते हैं, ठीक है। वेजाइना की ये सब पार्ट है। अब बात करते हैं, एक देखो ये क्लियर दिख रही है जिसे क्लाइटोरिस कह रहे हैं, ये क्या करता है कि ड्यूरिंग इंसिमिनेशन ये प्रोटेक्शन का काम करता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है जिससे विजाइनल की वॉल डिजनरेट ना हो। और ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा से क्या होता है, स्पर्म यहाँ से, सॉरी यहाँ से एक, सॉरी यूरेथ्रा, यहाँ से क्या होता है यूरिन बाहर निकलता है। तो ये एक पैसेज है, ठीक है, ये क्या है, ये पैसेज है, ये विजाइना है, और ये पैसेज है जहाँ से यूरिन सिक्रीट होता है। तो ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है, ठीक है, ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है, जो कि वेजाइनल के सबसे अपर लेयर पे ये सरफेस होती है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करेंगे
ओवरीज क्या होती हैं? तो ये ओवरीज जो होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी हम लोग बात कर लेंगे कि इनमें भी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दोस्तों, ये इनमें वन पेयर ओवरीज होता है और बाकी बाकी एसेसरी पार्ट होते हैं। और ये जो एसेसरी ऑर्गन भी होंगे और एसेसरी डक्ट भी होंगे। ऑर्गन जो हेल्प करते हैं एग को स्पर्म के पास पहुंचाने तक, स्पर्म से मेटिंग कराने तक। और डक्ट जो होते हैं ये हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, ये भी एग के मेचुरेशन से लेके एग के सिक्रीशन तक में हेल्प करते हैं हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ओवरीज दे आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट जो ओवम का फॉर्मेशन करता है। दे आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉयड हार्मोन जैसे ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका, कनेक्टेड टू द पेल्विस वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। जो प्रत्येक ओवरी होती है दोस्तों, ये घिरी होती है एक एपिथेलियम इनक्लोजिंग जिसे हम लोग ओवेरियन स्टोमा कहते हैं। ओवेरियन स्टोमा जो होता है दोस्तों, ये मैट्रिक्स होता है जो ओवरी के अंदर दो जोन में डिवाइड करता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मिडला। अब बात करते हैं इसमें एसेसरी डक्ट, जिसमें ओविडक्ट में यूट्रस और वेजाइना कंक्लूड होते हैं। ओविडक्ट जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं दोस्तों, ये प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये एक्सटेंड करती है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। बात करते हैं इनफंडिबुलम क्या होता है। ये फनेल शेप्ड होता है, पार्ट इन क्लोजर टू द ओवरी। फिम्बरी क्या होता है दोस्तों, ये दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम दैट एड इन कलेक्टिंग द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है। एम्पुला, इट इज द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट आफ्टर इनफंडिबुलम। इस समझ क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, इट हैज नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंट टू द यूट्रस। आओ, जितना आप लोगों ने पढ़ा, आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा, ये देखो ओविडक्ट जिसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब ये पूरा जैसे ऐसे स्ट्रक्चर है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, तो इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा? पहला है यूट्राइन फंडस, यूट्राइन फंडस है। दूसरा कौन है? ये देखो, इस्थमस और एम्पुला, इस्थमस और एम्पुला। और इसके बाद इनफंडीबुलम भी है, इनफंडीबुलम। ठीक है, अब इनफंडीबुलम का जो पार्ट है उसमें क्या होता है, फिम्बरी होता है। तो ये सारे पार्ट जो हैं दोस्तों, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब के हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। अब देखो, ये उभरा हुआ पार्ट यूट्राइन फंडस कहलाता है। और ये जो पूरी कैविटी है इसे हम लोग यूट्राइन कैविटी, और इस पूरे पार्ट को हम लोग यूट्रस कहते हैं। ये पूरे पार्ट को हम लोग यूट्रस कहते हैं, या फिर इसे हम लोग ओम्ब कहते हैं। ठीक है, और ये जो तीनों लेयर है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इसे हम लोग प्लेसेंटा कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। ठीक है, अब ये है यूट्रस, सॉरी ओवरी। ओवरी जो है यूट्रस से जुड़ा है लिगामेंट के द्वारा। तो ये जुड़ा है यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिए कि प्रत्येक ओवरी के अंदर 400 एग होते हैं। कितना एग होते हैं? 400 एग होते हैं, वो भी इमेच्योर। ये जो इमेच्योर एग होते हैं साथियों, ये पर मंथ पर मंथ ईच ओवरी ईच ओवरी से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग फिनोमिना चलती है जिसे हम लोग एमसी कहते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि
ये है पूरा यूट्रस, ये है ओवरी। यहाँ पे जो साइकिल चलती है उसे हम लोग एमसी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो साइकिल चलती है उसे ओवेरियन साइकिल कहते हैं। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी अगर ओवेरियन साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों साथ साथ चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंडोमेट्रियम का लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसमें तीन लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो ये इंडोमेट्रियम के लेयर का फॉर्मेशन पर मंथ होता है। जैसे जैसे इंडोमेट्रियम लेयर जो होते हैं कि इनका फॉर्मेशन होता जाता है, वैसे ओवेरियन साइकिल चलती है, जिससे एग मेच्योर होता है। जहाँ पे एग का मेचुरेशन होता है, ये एग मेच्योर होता है, ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है। सोचो, यहाँ से ओवरी से रिलीज हो गया ये एग। इसे फिम्बरी क्या करता है, पकड़ लेता है। जैसे इसे फिम्बरी पकड़ के अपने अंदर डालता है, यानी इनफंडीबुलम का पार्ट होता है। फिर ये धीरे धीरे आते हुए देखो यहाँ पे एक मोड़ है। ये जो मोड़ है, इस मोड़ पे देख रहे हैं एम्पुला इस्थमस है। तो इस मोड़ को हम लोग कहते हैं एम्पुला इस्थमस जंक्शन। ठीक है। यानी कि यहाँ से मोड़ है, इस पोर्शन को हम लोग एम्पुला कहेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग इस्थमस कहेंगे। और इसके बीच में जो जंक्शन होता है उसे एआई यानी कि एम्पुला इस्थमस जंक्शन कहते हैं। इस जंक्शन पे आके एग यहाँ पे वेट करता है, किसका, स्पर्म का। जैसे स्पर्म यहाँ पे आता है, सपोज करो कि अगर ये स्पर्म यहाँ पे आ गया, दोनों का मिलन हो गया, तो मिलन होने के बाद 48 आवर्स बाद, 48 घंटे बाद, यहाँ पे क्लीवेज 2 सेल, यानी कि 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल्स, यानी जैसे ब्लास्टोमियर बनता है, ब्लास्टोसिस, वैसे ये इम्प्लांट हो जाता है। अगर ये इम्प्लांट हो गया यहाँ पे आके, ये ऐसे एक लेयर बना लेता है अपने अंदर, ये ओवरी है। ठीक है। ये 32 सेल स्टेज वाला है। आके 48 आवर यहाँ इम्प्लांट हो गया। तो जैसे इम्प्लांट हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी, यानी वो प्रेग्नेंट हो गई, फीमेल। लेकिन सपोज करो दोस्तों कि अगर एग तो यहाँ आ गया, और यहाँ से अगर स्पर्म नहीं आया, अगर यहाँ से स्पर्म नहीं आया, इसकी एंट्री नहीं हुई, तो ये एग डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये एंडोमेट्रियम की लेयर हर महीने यहाँ से गिर जाती है। बस यही चीज हम लोग को समझना था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये साथ साथ चलने वाली प्रोसेस है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ये पार्ट वेजाइना है, ठीक है, जहां से स्पर्म का अंदर एंट्री होता है। सर्वाइकल कैनाल होता है जो कि प्रोटेक्शन देती है वेजाइना को, यानी कि वेजाइना के अंदर होती है, जो कि इस पूरे यूट्रस को एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके अंदर वाली जो पार्ट होती है इसे हम लोग सर्विक्स रीजन कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक ओवरी में यानी 400 एग होता है, यानी प्रत्येक ओवरी में 2-2 इमेच्योर एग होते हैं। यानी एक महीना इसमें से एग निकलेगा, एक महीना इसमें से एग निकलेगा, हर महीने एक एक एग इसमें से निकलते हैं, और ये होते रहते हैं। यानी जो 400 एग हैं, अगर इसमें आप 400 गुणे 12 से विभाजित करेंगे, तो 46 आएगा, जो कि हम 46 या अप्रोक्स 47 या 47 साल कह सकते हैं। यानी 45 से 46 साल बाद जो फीमेल के अंदर होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है। ये कहानी होती है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसे हम लोग मीनार्क बोलते हैं। ये चीज हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं यूट्रस। यूट्रस को हम लोग ओम कहते हैं। ये इन्वर्टेड पियर जैसा शेप होता है। अटैच टू पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट के द्वारा। यूट्रस जो होता है पार्ट वेयर द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द fetus। यूट्रस ओपन टू द वेजाइना थ्रू द नैरो सर्विक्स। यूट्राइन वॉल 3 लेयर, जिसमें पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये तीनों लेयर से ही पूरा बेबी के बॉडी का फॉर्मेशन होता है साथी। ठीक है। यही तीन जर्म लेयर होते हैं। ये यही तीनों क्या होते हैं, जर्म लेयर होते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जर्म लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। पेरीमेट्रियम इट इज द थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस लेयर होता है। मायोमेट्रियम मिडिल पार्ट होता है, स्मूथ मसल बनाता है, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द
डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है। एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है, लाइंस यूट्राइन कैविटी, अंडरगो पीरियोडिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। ये सारा चीजें मैंने आपको बता दिया। सर्विस क्या होता है? ये नैरो कैनाल होता है, कनेक्ट करता है यूट्रस से वेजाइना को। सर्वाइकल कैनाल क्या होता है? कैविटी ऑफ द सर्विस इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। ठीक है। ये चीज आप समझिए। बर्थ कैनाल यानी द सर्वाइकल कैनाल जो होता है अलोंग द वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल। ठीक है। एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया दे कंसिस्ट ऑफ मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये पूरा विजाइना के पार्ट है, यानी विजाइना के सारी ये पार्ट हैं। आइए बात करते हैं विजाइना के पार्ट में मोन्स प्यूबिस क्या होता है। इट इज मास ऑफ फैटी टिश्यू कॉल्ड बाय स्किन एंड हेयर। ठीक है। लेबिया मेजोरा क्या होता है? दे आर फ्लेशी फ्लड्स ऑफ टिश्यू द एक्सटेंड फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस एंड कवर द वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है। लेबिया माइनोरा क्या होता है? दे आर द पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेविया मेजोरा। हाइमेन एक फीमेल बॉडी पार्ट का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे बोला जाता है सील। ठीक है। यानी कि हमारे इंडिया में इस सील के वजह से ही किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी को डिसाइड किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। भाई ये हाइमन की लेयर बहुत वीक होती है। ठीक है। अब पहले के जमाने की तरह गर्ल्स नहीं हो गई हैं तो घर में बैठ के केवल काम करती हैं। गर्ल्स बहुत सारे काम करती हैं, मतलब जो काम मेल कर सकते हैं वो काम फीमेल भी कर सकती हैं। यानी यहाँ पे इक्वेलिटी की अगर बात करें तो दोनों के लिए सारे काम इक्वल हैं। तो अब फीमेल भाई गेम तो खेलती है ना, प्लेइंग अ गेम, यानी जितने भी गेम मेल खेल सकते हैं वो फीमेल भी गेम खेलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि चाहे साइकिलिंग में, जंपिंग में जंपिंग में रनिंग में क्या होता है कि पैरों के रगड़ने से यह हाइमीन क्लियर वीक हो जाती है। तो इससे वर्जिनिटी से क्या कनेक्शन है भाई? कि अगर किसी फीमेल का सील अगर टूट गया है तो उसको वर्जिनिटी डिसाइड की जाती है। ये सरासर गलत है। आप लोग इस चीज को समझिए कि हाइमीन की लेयर क्या होती है? बहुत वीक लेयर होती है, जो कि एक प्लेयर के लिए ये मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये वर्जिनिटी को प्रूव करने के लिए आजकल इस हाइमेन की आर्टिफिशियली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी इसकी सर्जरी के द्वारा आप हाइमेन के लेयर बनवा सकते हैं, अपनी वर्जिनिटी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों ने ऐसा न्यूज भी सुना होगा कि फीमेल ने अपनी वर्जिनिटी कितने करोड़ रुपए में बेची थी। तो ये सब तथ्य हैं, इस तथ्य को हमें नहीं मानना है, क्योंकि हम एक शिक्षित अ, बन रहे हैं, शिक्षित बच्चे बन रहे हैं, जो कि शिक्षा के माध्यम से इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वर्जिनिटी इज नॉट लिंक फॉर देयर सेल। ठीक है। ये फीमेल के बॉडी की ब्रेक हो सकती है, ये उनके फूड के रहन सहन, उनके खान पान पे डिसाइड होता है, न कि उनके बिहेवियर, उनके कैरेक्टर पे। ठीक है। लेकिन मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे समझदार हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये मेम्ब्रेन होता है, दे पार्सली कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। इट इज ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स या क्वाइटस। यानी जब पहला मेटिंग होता है, इंसीमिनेशन प्रोसेस होती है, तब ये ब्रेक होता है, जिससे ब्लड का सिक्रीशन होता है। तो अगर जिस फीमेल का नहीं निकलता है तो क्या वो वर्जिन नहीं है? ऐसा नहीं है। ठीक है। इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बेक राइडिंग साइकिलिंग इटीसी। अब घोड़े की दौड़ करनी है तो उस पर प्रेशर होगा तो लेयर ब्रेक हो सकती है। साइकिलिंग में पैरों के रगड़ने से, सीट के रगड़ने से वो ब्रेक हो सकती है भाई। जंपिंग करने पे अ सडन फॉल या जोल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पॉन। In some women, the hymen can persist even after coitus. The presence या absence of hymen is not reliable indication of virginity or sexual experience. दिमाग में बैठा के रखो आप लोग। ठीक है। इस चीज को बिल्कुल नहीं मानना है। माँ, गर्ल्स, स्त्री हमारे लिए माँ, बहन, बेटी, पत्नी के समान होती हैं। तो इनका जिनका जहां जहां पे रोल है, उनको उस तरीके से उनका सम्मान हम लोग करें। बहन है, बहन के रूप में सम्मान करें। माँ, माँ के सम्मान में माँ के रूप में सम्मान करें। और वाइफ है, वाइफ के रूप में उनका सम्मान करें। तो फीमेल अलग अलग जगह पे अलग अलग उनका रोल होता है। आइए बात करते हैं क्लाइटोरिस। इट इज अ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट लाई एट द जंक्शन ऑफ द लेविया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग।
ठीक है। आइए बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड। दिस इज द आल्सो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सॉरी, फीमेल बॉडी पार्ट। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल mammals. They are paired structure of breast that contain glandular tissue, variable amount of fats. इसके अंदर क्या होता है? फैट्स होते हैं, जिसके वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू इज इन ईच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 से 20 मेमोरी लेयर। इसमें क्या होते हैं? जैसे ये मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है, ये मेमोरी ग्लैंड है। इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बहुत सारे फैट भरे होते हैं। फैट होने की वजह से ही क्या होता है? ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। दे मेमोरी लोब्स है क्लस्टर ऑफ द कार्ड एल्विलाई। इसके अंदर जो सेल होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एल्विलाई कहते हैं, जो कि मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दे सीक्रेट द सेल्स एल्विलाई सीक्रेट मिल्क। द मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन या कैविटी ऑफ द एल्विलाई। एल्विलाई ओपन into the memory tubules or the tubules of each lobe join to form a memory duct. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla. The memory ampulla is connected to a lactiferous duct through the which milk is sucked out. जैसे ही मिल्क का सिक्रेशन निपल से बाहर निकलता है, तो मिल्क क्या होता है? इसमें बाहर आने लगता है। अब देखो ये क्या है? पूरा, ये है पूरा फैट। फैट के अंदर आप देखो, तो ये जो रेड रेड पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा रीफ दिख रहा है, जो हमारी हड्डी होती है, मसल्स बिटवीन रीफ, ठीक है। और पेक्टोरियल मेजर मसल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है। देखो ये सारी पोर्शन जो है, ये पूरा यहाँ पे मसल्स हैं, और सॉरी फैट है। फैट के बाद क्या होता है? सबसे पहले लोब होते हैं। ये सारे लोब मिलते हैं तो मेमोरी एल्वियस बनते हैं। मेमोरी एल्वियस आपस में मिलते हैं तो मेमोरी डक्ट बनता है। मेमोरी डक्ट आपस बनते हैं तो एम्पुला बनाते हैं। एम्पुला मिलते हैं तो लैक्टिफेरस डक्ट बनाते हैं, और लैक्टिफेरस डक्ट जब खुलते हैं तो ये आगे चल के निप्पल में खुलते हैं, और यहाँ से निप्पल के द्वारा मिल्क को जो बच्चे होते हैं वो सक करते हैं, और जैसे मिल्क का सिक्रेशन बाहर हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन। इसकी कंट्रोल प्रोलैक्टिन हार्मोन से होती है। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है, और ये मिल्क के फॉर्मेशन का कंट्रोल यहीं से होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएंगे, या तो मेल वाला या तो फीमेल वाला। मेल के अंदर जो होता है यानी स्पर्म बनता है, और फीमेल के अंदर जो होता है उसमें एग बनता है। जो स्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है, एग भी हैप्लॉइड होता है। स्पर्म बनने की प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा दोस्तों, और एक बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, प्राइमरी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस द मेल एंड फीमेल गैमेट रेस्पेक्टिवली। स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस the process by which immature male germ cell spermatogonia produce mature sperm cell in the testis। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। oogenesis, process by which the immature oogonia in the ovaries produce mature ova। ठीक है दोस्तों। The process of spermatogenesis begin at puberty and proceed as follows। देखो कैसे कैसे प्रोसेस होता है, आइए इस चीज को समझते हैं। स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोसिस टू इंक्रीज इन नंबर। दे आर प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। each spermatogonia is diploid। each spermatogonia contain 46 क्रोमोसोम। आइए समझिए कि जो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं सम, उसे हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। पीरियडली अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म टू इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दे कंटेन 23 क्रोमोसोम, जिनके पास 23 क्रोमोसोम होता है। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल आफ्टर दे अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड्स कहते हैं, जिसमें भी 23 क्रोमोसोम ही होते हैं। चौथा प्रोसेस स्पर्मेटिड कहाँ जाते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में जाते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ से यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, यानी स्पर्म कहो या स्पर्मेटोजोआ कहो। द स्पर्म हेड आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलती है। दे आर फाइनली रिलीज टू फॉर्म द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। ठीक है साथियों,
तो आइए इसको हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनियम सेल होता है जो कि डिप्लॉयड होता है। और ये स्पर्मेटोगोनियम सेल कहाँ होता है? तो आप लोग को बता दिए कि ये टेस्टिस के अंदर होता है। अब स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे सेल हैं, इसमें से एक सेल के बारे में समझते हैं कि इसमें क्या हो गया, माइटोसिस। जैसे स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होगा, यहाँ पे 4 सेल ऐसे बनते हैं। अब इन चारों सेल में से सारे सेल क्या होते हैं, अपने आकार में बड़े होते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, जिन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। फिर इनमें आता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। जैसे मियोसिस फर्स्ट डिवीजन आती है, ये 2n से nn में कन्वर्ट हो जाती है। यानी यहाँ पे हुआ एक्चुअली रिडक्शनल डिवीजन। क्या हो गया? रिडक्शनल डिवीजन। जब रिडक्शनल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एन एन आ गया। फिर यहाँ पे मियोसिस सेकेंड, यानी अब इसके बाद आएगा इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन होगा। देखिए, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी वो सेल साइज में बड़े हो गए तो इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें रिडक्शनल डिवीजन हो गया। जो सेल बने उसे हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल बोले। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। फिर इक्वेशनल डिवीजन हुआ तो इसमें कितने सेल बन गए? 4 सेल बन गए, जिनमें क्रोमोसोम का नंबर एन, एन और एन रहा। फिर यहाँ पे प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं मैचुरेशन। मैचुरेशन प्रोसेस होने के बाद ये मेच्योर स्पर्म सेल बन गए। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये मेच्योर स्पर्म टेस्टिस से इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में रिलीज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये स्पर्म के स्ट्रक्चर कैसे इसमें होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी स्पर्म स्पर्मेटेड, सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोजोआ, और ये फाइनली स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चलो बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है। ये मिच्योर मेल जर्म सेल होता है, मियोटिक डिवीजन में जाता है, स्पर्म बनाता है, डिप्लॉयड होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया दैट अंडरगो पीरियोडिक meiosis to form two equal haploid cell called the secondary spermatocyte. The primary spermatocyte contain 46 क्रोमोसोम होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड सेल होता है जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिजल्ट ऑफ meiosis first and they contain 23 क्रोमोसोम। Spermatid haploid cell होता है that arises from the secondary spermatocyte as a result of meiosis second. They contain 23 क्रोमोसोम, इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड मेच्योर टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। समझ में आवत ह कि खाली पढ़त जात हुआ? पढ़ा मन लगा के देखो, चीजें समझ में तभी आएंगी जब आप चीजों को रिवाइज करेंगे। जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, अगर केवल कोटा पूरा करने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। देखो, बोर्ड में अगर टॉप करना है तो चीजों को समझो। ये पूरा कंटेंट सोचो कि इसमें आपको पूरा एकदम रिवाइज हो जाएगा। अगर आप जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो बताइए आप बोर्ड में कैसे नंबर लाएंगे? अगर आप 2 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं भाई, क्या बोर्ड में टॉप कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। पेशेंस ही नहीं है आपके पास। ठीक है, बेरोजगारी वैसे ही है। तो चीजों को पढ़ो भाई, समझो। ठीक है, पढ़ ल लाला तो ही के काम है। ठीक है, हमारा क्या, हम तो पढ़ा रहे हैं, आपको समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, घबराना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर पढ़ तो रहे हैं, रिवाइज मतलब याद नहीं हो रहा है। देखो, ऐसे बार बार पढ़ो, एक बार इसको पढ़ लो, फिर जितने भी क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है उसको पीवाईक्यू लगाओ। तो ये स्ट्रेटेजी प्लान जब तक नहीं बनाओगे, जब तक 2-3 घंटा नहीं पढ़ोगे, प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटा दो भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो, ज्यादा मोटिवेशन दे देंगे तो भी प्रॉब्लम है। स्पर्मिएशन क्या था? प्रोसेस बाय विच मेच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल। आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, देखो ये पढ़ाई है भाई, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर पढ़ने में ही मजा आने लगता ना तो धरती पर रहने वाला हर एक इंसान आगे की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लेता।
जो सीरियसली पढ़ते हैं वही एक्चुअली बोर्ड में नंबर अच्छा खासा लाते हैं। परेशान वही रहते हैं बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? उन्हीं का नंबर कम आता है और वही कहते हैं कि हमारा नंबर क्यों कम आ रहा है, परसेंटेज नहीं उठ पा रहा है। भाई नंबर का बहुत मायने रखता है। जो लोग कहते हैं ना कि डिग्री का क्या करोगे, भाई जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपके नंबर ही डिसाइड करते हैं। जब कट ऑफ, जब मेरिट हाई भागती है, मतलब इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद आपकी 10 12 के जो रिजल्ट होते हैं, इससे भी एक सीपीआई वैल्यू निकाली जाती है जो कट ऑफ में बहुत ज्यादा भागीदारी रोल करती है। आपके हाथ में है 15 20 दिन ही पढ़ने, 1 महीना पूरा पूरा है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? ये जो नया साल पुराना साल ये तब मनाओ जब तुम कहीं सक्सेस हो जाओ, ठीक है? बाकी हर दिन तुम्हारा एक नया साल है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलो, हार्मोन अफेक्टिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, कुछ हार्मोन है। चलिए इस चीज को पहले हम लोग समझ लेते हैं एक फिगर के द्वारा, फिर देखते हैं आप लोग को चीजें कितना समझ में आती हैं, ठीक है? आओ देखो, इसको हम एक फिगर के द्वारा समझते हैं। देखो, देखो ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट है किसका? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। इस पर सॉरी, फ्लो चार्ट है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। देखो दोस्तों, कंट्रोल कैसे होता है कि जब हमारे बॉडी को ये लग जाए कि हमें स्पर्म बनाने हैं, तो स्पर्म बनाने हैं तो हमारा ब्रेन जो हाइपोथैलेमस है ये कहेगा, सुनत है हो कैसे? वो बोलेगा नहीं, वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है। उस हार्मोन का नाम है GnRH, ग्रोथ रेगुलेटरी हार्मोन, जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोपिन ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जैसे ये हार्मोन सिक्रीट होता है, ये हार्मोन तुरंत एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेज देता है, भाई अब तुम भी एक्टिव हो जाओ और दो लोगों का सिक्रीशन कर दो, LH और FSH का। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे सिक्रीट होता है, तो LH लीडिंग सेल को एक्टिवेट करता है, FSH जो है सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है। कहाँ होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं। लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, लेवल को बढ़ाता है, और टेस्टोस्टेरोन जाके टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी अदर ऑर्गन को एक्टिवेट करता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन सर्टोली सेल स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। कौन? सर्टोली सेल। टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और अदर ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। लेकिन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का काम सर्टोली सेल करता है, यानी FSH सर्टोली को मैसेज देता है, सर्टोली स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसी के साथ साथ इनहिबिन हार्मोन भी निकलता है। ये इनहिबिन हार्मोन जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इनहिबिन जाके हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि भाई अब प्रोसेस को रोकना है। यानी ये इनहिबिन जाके हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, भैया LH और FSH का सिक्रेशन कम कर दो। हाइपोथैलेमस कहता है GnRH का सिक्रेशन कम कर दो, अब स्पर्म पाम भर का प्रोड्यूस हो गया है, अब हमें नहीं इसकी जरूरत है, इसकी कंट्रोल हो जाती है। यही प्रोसेस होती है किसकी? फीडबैक मैकेनिज्म। और ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है दोस्तों, ये ह्यूमन के बॉडी में नेचुरली होती है, ठीक है? नेचुरली, यानी हमारे ब्रेन को पता है कि कब हमें स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, कब नहीं करना है, ठीक है? तो ये थे आपके फीडबैक मैकेनिज्म। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो समझ लेते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, इट लेवल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली प्यूबर्टी, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH stimulate the release of two gonadotropin follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone from the anterior pituitary secrete होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो FSH होता है, ये सर्टोली सेल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सम फैक्टर दैट
हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर। लिप्टनाइजिंग क्या करता है, लीडिंग सेल को एक्टिवेट करता है, जो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, पिस्टन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करते हैं। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग हेड कहते हैं। हेड वाले पार्ट में क्या होता है, एक्रोसोम होता है, उसके चारों ओर जो लेयर होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग होता है, क्रोमोसोम मटेरियल इसमें होता है। और इसके बीच में क्या होता है, नेक होता है, यहीं पे सेंट्रियोल होता है। यहीं पे सेंट्रियोल होता है, जो ऊपर वाला होता है सेंट्रियोल उसे हम लोग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। और जो नीचे माइटोकॉन्ड्रियल साइड होता है उसे हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल होता है दोस्तों, जो सेंट्रियोल होता है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि फीमेल के बॉडी में एक में ऐसी क्यों कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद एम्ब्रियो बना ले, वो खुद 2 सेल से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल्स बना ले। ऐसा क्यों उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं आ पाती है? उसके पास ऐसे किस चीज की कमी होती है कि उसे स्पर्म का नीड होता है? बिना स्पर्म का वो कंप्लीट नहीं होता है। कहते हैं हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं सनम, बिना तुम्हारे हम पूरा नहीं हो सकते, हम हमेशा सिंगल ही रहेंगे। तो क्यों उसकी नीड होती है भाई? तो इसलिए नीड होती है, आज मैं आप लोग को बता दूं कि मेल के पास होता है सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल के वजह से ही सेल डिवाइड करता है दोस्तों। तो ये एग के पास नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए एग को इसका इंतजार रहता है बरसों से। जब इसे मिल जाता है सेंट्रियोल, तब एग डिवाइड करता है, यानी ये जाइगोट बनाता है और डिवाइड करता है, तब जाके ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया चीज आपको? और जब ये स्पर्म का जो हेड एंटर करता है एग के अंदर, यानी ये एग है, जब इसमें जब ये स्पर्म इंटर करता है तो इसका ये वाला जो स्पर्म होता है ना, यही इसमें इंटर करता है, बाकी ये सब पार्ट जो है बाहर ही रह जाते हैं। दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो ये बन जाता है 2N, ये एन, ये एन, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। तो ये सेंट्रियोल का ही काम होता है। न्यूक्लियस तो मिल ही गया, इसके साथ यहाँ पे एक सेंट्रियोल भी आ गया। फिर अब सेंट्रियोल का डिवीजन होगा, तो सेंट्रियोल भी कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे। जैसे सेल डिवीजन में आप बेसिक नीड तो जानते हैं ना, कि सेंट्रियोल का होना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे होता है सेंट्रियोल, ठीक है। ऐसे सेंट्रियोल होता है। ये डिवाइड करता है, फिर स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। क्रोमोजोम अपने लाइन पे लाइन हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। फिर इसको पकड़ के अलग कर देता है। फिर प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है। तब जाके सेल डिवाइड करते हैं, फिर 2 सेल्स बनते हैं, फिर 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, फिर 32 सेल, और ऐसे 16, फिर 32 सेल बन जाते हैं, ठीक है। और स्पर्म में जो मिडिल पोर्शन होता है, मिडिल पार्ट, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि स्पर्म को मूव करने में मदद करता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये पूछ क्या करता है, पूछ स्पर्म को स्पीड प्रोवाइड करता है, जिससे वो तैरे, बहुत तेज भाग सके, ठीक है। अब हेड, नेक, मिडिल, पीस एंड टेल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है पूरे स्पर्म को घेरे रहता है। हेड पोर्शन में क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। एंटीरियर पोर्शन जो होता है हेड में, उसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम जो होता है ये स्ट्रक्चर दैट फील्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम डिसॉल्विंग द मेम्ब्रेन ऑफ एग सेल एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। जो एक्रोसोम के अंदर होता है, इसमें लाइसोजाइम फैमिली का एंजाइम होता है। जब ये एक्रोसोम एग से मिलने जाता है, तो इसके अंदर एंटर करने के लिए ये क्या करता है, लाइसोजाइम सिक्रीट करता है, जिससे बॉल यहाँ पे डिग्रेड हो जाती है, और ये स्पर्म का न्यूक्लियस इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और मिडिल पीस क्या करता है, इसमें न्यूरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ टेल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मोटिलिटी स्पर्म एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म का इजेकुलेशन हो जाता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक साथ में, जिसमें 60% होते हैं नॉर्मल शेप के, और साइड दैटली 40% शो विग्रस मोटिलिटी। जो 40% होते हैं वो केवल भीड़ को बढ़ावा देने का काम करते हैं। जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम होता है, उसमें 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, तो उसमें से 2-3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं सीरियसली, जो कि पढ़ने जिनका सिलेक्शन होगा, बाकी जो 8 लाख बच्चे होते हैं 10 लाख में,
उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि 2 लाख सीटी होता है, तो 2 लाख बच्चे जो होनहार होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। आर्ट सेल क्या है, उस भीड़ का हिस्सा है बस। तो सीमेन क्या होता है, मिल्की व्हाइट ऑर्गेनिक फ्लूइड होता है जो पेनिस इजैकुलेट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्पर्म एंड फ्लूइड सिक्रेटेड बाय एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड द एपिडाइडमिस। वासा डिफरेंस है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बिकल ग्लैंड, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया। टेस्टिकुलर हार्मोन क्या होता है, एंड्रोजन, दे मेंटेन द फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड। चलिए बात करते हैं oogenesis, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट is oogenesis. It is initiated during the embryonic development. It's during this stage of couple of million gamete, mother cells oogonia form to the fertile ovary. No more oogonia form and the added after birth. दोस्तों देखो, जब एम्ब्रियो के अंदर जब एम्ब्रियो के अंदर जो बेबी होती है, अगर वो गर्ल चाइल्ड गर्ल बेबी गर्ल है, तो उसमें क्या होते हैं, लाखों की संख्या में, लाख में ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, जिसे हम लोग इमेच्योर एग सेल बोलते हैं, जिसे हम लोग इमेच्योर एग सेल कहते हैं। जब इनका बॉर्न होता है तो ये संख्या आ जाती है किसमें, थाउजेंड्स में। और फिर जब ये मेच्योर हो जाती हैं, तो मेच्योर होते होते इन इमेच्योर एग सेल का संख्या बल बचता है 400। ठीक है, यानी ये किस में आ गई, 100 में आ गई। और ये 100 में संख्या रहता है, और जब तक ये मेच्योर होती हैं, मतलब कि ये 45 से 47 साल तक प्रत्येक ओवरी से एक एक एग मेच्योर होकर बाहर निकलता है। 45 साल के बाद ये इनके अंदर एग नहीं बचता है, तो यानी फिर माँ नहीं बन सकती हैं। ठीक है, तो यही कहानी है। तो इसमें उगोनिया प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमरी oocyte बनता है। उगोनिया स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, गेट अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। उगोनिया बनने लगता है, अगर स्पर्म से मेल नहीं होता है, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट हो जाती हैं। अरेस्ट होने का तात्पर्य ये है कि फिर इनका डिवीजन आगे नहीं होगा। ठीक है, अगर ये फ्यूज नहीं हुई तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनता है। अगर दोस्तों, अगर ये प्राइमरी oocyte, ठीक है, आगे चल के जब ये अरेस्ट हो जाता है, फिर जब ये मेच्योर होती हैं, तो ये फिर बाहर रिलीज होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि इस प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड नाउ कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या होते हैं, चारों ओर से ग्रेनुलोसा लेयर के द्वारा घिर जाती हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल गेट डीजनरेटेड बिटवीन बर्थ एंड प्यूबर्टी, देयरफॉर द ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी। इतने बचते हैं। फिर these are remaining primary follicle get surrounded by more layer of granular cell at base nutheca and they form the secondary follicle. फिर the secondary follicle give rise to tertiary follicle and characterized by the presence of fluid called the antrum. यानी अब जो फ्लूइड होता है ओवरी के अंदर, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, उसे हम लोग एंट्रम कहते हैं। जो ये प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ओवरी के अंदर, इन्हें एंट्रम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसी के अंदर 2 लेयर बन जाते हैं, इसे इनर थीका और इंटरनल थी आउटर थीका कहते हैं। आउटर थीका एक्सटर्नल एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर की ओर। इनर थीका जो होता है इंटर, अंदर की तरफ होता है। प्राइमरी oocyte grow in size and complete the first meiotic division. It is an unequal division forming a large secondary oocyte and teeny first polar body, और ये पोलर बॉडी भी बनाती हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो होता है रिटेन मच ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। द टर्सरी फॉलिकल चेंज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। The secondary oocyte form new layer called zona pellucida. Around it, the Graafian follicle now rupture to release the secondary oocyte ovum from the ovary of the process, जिसे हम लोग कहते हैं ओवुलेशन। आइए दोस्तों इस चीज को समझते हैं। ठीक है, देखो प्राइमरी फॉलिकल है, ये देखो ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड के सप्लाई, जिससे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अब ये क्या करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट है, इसमें लेयर बना लिए। ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं एंट्रम। ये एंट्रम क्या करता है, इस प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं, इसे न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। फिर ये कन्वर्ट हुआ किसमें, टर्सरी फॉलिकल, सेकेंडरी टर्सरी सोइंग एंट्रम, इसमें एंट्रम देखने हैं। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल जो है मेच्योर हो गए। अभी ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, ओवम निकला, तो ओवम निकल गया, फिर ये क्या बनाती हैं, कॉर्पस लुटियम बनाती हैं। फिर डी जनरेट होकर फिर ये खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे हर महीने एक प्रोसेस ये चलते रहती है। इस प्रोसेस को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। मतलब इसमें एग
यानी कि ओवम, यानी कि फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे ओजेनेसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है। आइए इस चीज को समझते हैं कि प्रिमोडियल जर्म सेल होता है, इसमें डिफरेंशिएशन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होते हैं, चार सेल बनते हैं, जिसे हम लोग ओवोनियम सेल कहते हैं। ये चार बनते हैं, तीन नष्ट हो जाते हैं, एक उसमें तो सक्रिय होता है, साइज में बड़ा होता है, उसमें क्रोमोसोम का कंटेंट 2n होता है। ये मियोसिस फर्स्ट करता है और मियोसिस फर्स्ट करके एक सेल बनाता है। फिर ये फिर डिवाइड करता है मियोसिस सेकेंड, मतलब मियोसिस फर्स्ट के कंप्लीट होने के बाद मियोसिस सेकेंड जैसे ही होता है तो ये दो सेल बनाता है। पहला वाला सेल साइज में बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। जो छोटा वाला होता है उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और बड़े वाले को सेकेंडरी oocyte कहते हैं। फिर इसमें फिर डिवीजन होता है मियोसिस सेकेंड, जिसमें क्या होता है कि ओवम बनता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है। ये सेकेंडरी पोलर बॉडी भी डिवाइड करता है, दो नए पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ये आगे डिवाइड करके ये भी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है और ये डिवाइड करके आगे मेच्योर एग सेल यानी कि ओवम का फॉर्मेशन करता है, जो कि अब ये एलिजिबल हो गया कि स्पर्म से मिल सके। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, oogenesis कहलाती है। अब देखो दोनों में एनसीईआरटी का ये फिगर है, दोनों में कैसे कंपैरिजन किया गया है। प्यूबर्टी एज में देखो क्या है, प्यूबर्टी एज में अब यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस क्या डिफरेंस, एक सेल से दो सेल बने, दो से चार बन गए, इसमें से कोई एक सक्रिय होता है, वो दो सेल बनाते हैं, यानी फर्स्ट मियोटिड हुआ, वो दे यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, फिर सेकेंड मियोटिड हुआ, चार बने, स्पर्मेटिड बन गया। अब इसमें डिफरेंशिएशन होता है, मेचुरेशन होता है, और क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गए। तो अब इसमें दोनों में 46 गुणसूत्र थे। फीटल लाइफ में इसकी संख्या ज्यादा होती है, जिसे प्राइमरी oocyte कहते हैं। माइटिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब इसमें होता है तो कंप्लीटेड प्योर टू ओव्यूलेशन, तो ये अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में। फिर आगे चल के जब डिवाइड होता है तो दो सेल बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा, छोटे वाले को फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte कहते हैं। यानी बर्थ चाइल्डहुड प्यूबर्टी इतने तक आते आते इनकी संख्या जो लाख थी, अब वो 400 नंबर में बसती है। फिर सेकेंडरी oocyte डिवाइड करती है, ये सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये एलिजिबल हो जाती है कि स्पर्म से ये मेट कर सके। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डायग्राम है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की। चलिए नाउ अगला प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। जस्ट वेट। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग is called the menstrual cycle. The cycle events starting from the menstruation till the next in is called the menstrual cycle. This cycle essentially for the production of oocyte and for the preparation of uterus for pregnancy. The cycle repeat 25 to 35 days and normally one egg is released per cycle. ये 28 से 30, 32, 35 जैसा environment वैसा वहाँ के लोगों के पास ये होता है। जो गर्म स्थान वाले स्थान पे रहते हैं लोग, ह्यूमन, उनमें 28 दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जैसे ठंडी वाले स्थान पे जो लोग रहते हैं उनमें ये 35 दिन का होता है, क्योंकि उनकी बॉडी की टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है और अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, ठंडे वाले प्रदेश में क्या होता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है हम लोग में 18 में स्टार्ट हो जाए, उन लोग का 23-24 में प्रारंभ होता है। तो इधर जब लेट हो रहा है तो उधर भी लेट होगा। ठीक है, अब इसे तीन पेजेंट डिवाइड, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्क, मेनोपॉज क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है इज द प्रोसेस बाय विच blood and mucosal tissue are regulated discharge in the periodic manner from the inner lining of the uterus through the vagina. It is also known as periodic period या मंथली से हम लोग कहते हैं, या फिर इसे हम लोग एमसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिनार क्या होता है, मिनार इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फॉर अ ह्यूमन फीमेल, इट बिगिन एट प्यूबर्टी। द एक्चुअल एज फॉर द मिनार वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मिनार सिग्नल टू बिगिनिंग और रिप्रोडक्टिव एज इन फीमेल। जो एक्चुअल एज होता है मिनार का वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है भाई। ठीक है, मीनोपॉज क्या होता है, मीनोपॉज परमानेंट सीजिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए परमानेंट के लिए तो इसे हम लोग मीनोपॉज कहते हैं। डिप्लीशन ऑफ oocyte एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग, यानी 40 से 50 साल के बीच में उनका सारा एक 401 जब खत्म हो गया तब उनमें कोई एक नहीं बचा तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो उस अवस्था को हम लोग
मीनोपॉज कहते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, ओवुलेशन होता है, ल्यूटियल फेज होता है। आइए बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है। पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दोस्तों उसको समझेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। अब देखो, ये पूरा ऐसे, ये देखो, ये सपोज करो एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ये है वाई एक्सिस और इधर है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये पूरा डे लिखा है और वाई एक्सिस पे क्या क्या इवेंट्स चेंजेस होते हैं ये दिया है। यूट्राइन इवेंट्स, हार्मोनल लेवल क्या होता है ओवेरियन में, ओवेरियन इवेंट्स क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल कैसे होते हैं। अब देखो, पहले हम लोग चलते हैं एफएसएस। सबसे पहले एफएसएस का जब मात्रा ज्यादा था तो मेंसेस हो रहा था, यानी ये मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस हो रही थी 1 से 5 डेज के बीच में। देखो यहाँ पे पूरा ये वॉल डिजनरेट होकर गिरती जा रही है। जैसे एफएसएस का लेवल कम होता गया, अब देखो ये फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो गई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखो एलएच का मात्रा बढ़ गया। जब एलएच बढ़ता है तो फॉलिकुलर फेज बढ़ता है। जब एलएच बढ़ता गया तो देखो ये एंडोमेट्रियम की वॉल बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जैसे एलएच का मात्रा यहाँ पे कम हुआ, यानी ये वाला फेज यहाँ पे आ गया, ये कम हो गया, एफएसएच ज्यादा हो गया। एकदम सेम यही देखो यहाँ पे है। तो एफ एलएच कम, तो फिर से यहाँ पे मेनोपॉज यानी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुई, यानी ल्यूटियल फेज फॉलिकुलर फेज कब होती है, जब एलएच का मात्रा ज्यादा होता है। अब देखो ये बीच लाइन में दिख रही है आपको। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ देखो ये जो ब्लू वाला है, ये एस्ट्रोजन लेवल को ही बता रहा है कि एस्ट्रोजन का लेवल जब ज्यादा होता है तब मेंस्ट्रुअल फॉलिकुलर फेज दोनों चलती है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है वैसे ल्यूटियल फेज बढ़ जाती है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, ल्यूटियल फेज बढ़ता है। जब ये प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, एस्ट्रोजन फिर बढ़ जाता है, तो फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो डेवलपिंग फॉलिकल देख रहे हैं, मेच्योर फॉलिकल ये 1 से लेके पूरा 13, यानी पूरा हम लोग मान के चले कि 14, ये यहाँ पे 14 है। 14 डेज तक ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है। फिर ये जो एग होता है, ये 14 से लेके ये 17, यानी कि हम लोग 18 दिन तक मान सकते हैं, यानी 4 4 यानी 4 डेज हम लोग कह सकते हैं। यानी ये 4 डेज हम लोग कह सकते हैं कि 14 to 18 डेज। ठीक है, 14 15 16 17 18, ये जब 4 to 5 डेज जो होती है, इसे हम लोग कहते हैं रिस्क डे। अगर इसके दरमियान अगर स्पर्म नहीं मिलता है एग से, तो फिर से एक डी जनरेट हो जाएगी, कॉर्पस लुटियम बनेगा, फिर से ये डी जनरेट हो जाएगी एंडोमेट्रियम की वॉल। लेकिन अगर ये यहाँ पे ओव्यूलेशन की प्रोसेस के साथ अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म मिल गया, तो ये वॉल कांस्टेंट हो जाएगी, फिर इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो यही होता है। ओवेरियन साइकिल भी चलती है। फॉलिकुलर फेज में देखो इसमें फाइट हो रहा है, ब्रेन से सिग्नल आता है, ग्राफ में फॉलिकुलर बढ़ता है, ये देखो एस्ट्रोजन का लेवल एकदम मेंटेन था। फिर यहाँ पे ये क्या करता है, एक को मारता है, इसके स्मैक एक थप्पड़ मारा, एक बाहर आ गया, यानी ओवुलेशन प्रोसेस हो गई। अब एक अगर फर्टिलाइज हो गया तो ये फिर खुशी खुशी क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर मेंसेस यानी कि ये एंडोमेट्रियम की वॉल वॉल टूट जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। आइए पढ़ लेते हैं कंटेंट क्या लिखा गया है कि मेंस्ट्रुअल फेज क्या होते हैं, पीरियड होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसे मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, जो 3 से 5 दिन का होता है। इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है यूट्रस में, ब्लड वेसल्स और लिक्विड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर निकलती है। इट अकर ओवम रिलीज बाय द ओवरीज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवरी फर्टिलाइज नहीं होता है तो ही ये ब्लड वेसल्स, ये ब्लड इसे बाहर निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेट प्रेगनेंसी। अगर किसी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन में कमी देखी जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। ठीक है, प्रेगनेंसी को बताता है। मेंस्ट्रुएशन में आल्सो भी अफेक्टेड ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर डाइट, पुअर हेल्थ एंड डिजीज। किसी किसी में क्या होता है कि ये जो फ्लूइड का सिक्रीशन होता है 3 से 5 दिन के, किसी किसी में 7 7 डेज 10 डेज तक भी हो सकता है। तो ये बॉडी में कुछ इफेक्ट कारण होता है, या तो स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण हो सकता है, या खान पान अच्छा नहीं मिला उसके वजह से हो सकता है, या फिर हेल्थ में कोई बीमारी हो जाए तो हो सकता है ये मेंस्ट्रुअल में
गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। अपने गायनी से हेल्प लेके या फिर अपना स्ट्रेस कम करें, सुबह एक्सरसाइज करें, ठीक है, प्रॉपर डाइट ले, एक्सरसाइज अच्छे से करें और लोगों से बातचीत करें, पॉजिटिव रहें, तो ये सही हो सकता है। आइए बात करते हैं फॉलिकुलर फेज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मेल में नहीं होता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज जो होता है मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिकल होता है। इसमें प्राइमरी फॉलिकल इज द ओवरी ग्रो टू फॉर्म फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसमें एंडोमेट्रियम की जो यूट्रस डीजनरेट होती है, प्रोलिफरेट करती है। दिस चेंजेस इन ओवरी यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय ओवरीन हार्मोन, जिसे एलएच कहते हैं और एफएसएच कहते हैं। जो लेवल होता है गोनेडोट्रोपिन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इंक्रीज थ्रू द फॉलिकुलर फेजेस, the increased level of LH, FSH, gonadotropin stimulate follicular development. They also stimulate secretion of estrogen and Graafian follicle. ठीक है, तीसरा बढ़ते हैं ओवेरियन ओवुलेशन यानी ओवुलेटरी फेज। इसमें एलएच सर्ज होता है, ओवुलेशन होता है यानी एग का फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पे लिखा है द लेवल ऑफ एलएच एंड एफएसएच रीच देयर पीक मिड साइकिल अराउंड 14 डेज। 14 से माना जाता है 17 यानी 3 से 4 डेज, लेकिन हम मान लेते हैं कि 4 से 5 डेज रिलीज होता है। अगर इसके बीच में फीमेल और मेल के बीच में इंटीमेशन नहीं होता है, अगर स्पर्म फीमेल के बॉडी में नहीं पहुंचता है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, एलएच सर्ज द रैपिड इंक्रीज इन द एलएच मिड साइकिल लीडिंग टू मैक्सिमम एलएच लेवल मिड साइकिल कॉल्ड द एलएच सर्ज। ठीक है, दिस इंड्यूस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयरबाय रिलीज ऑफ ओवम। जब एलएसर्स बढ़ जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट मतलब भूख बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि ओवम का ओवुलेशन होने वाला है। जब ओवुलेशन हो जाता है तो प्रोसेस विच द ओवम इज रिलीव्ड बाय द मैच्योर ग्राफ्टिन फॉलिकल फ्रॉम ओवरी इज अ रिजल्ट ऑफ एलएसर्स व्हिच अकर मिड साइकिल अराउंड 14 डेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जब वो ओवुलेशन हो जाता है तो शरीर से बाहर निकल जाता है यानी कॉर्पस लूटियम के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग लूटियल फेज कहते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, तब यहाँ कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस लूटियम नष्ट हो जाता है एंड कॉज ब्रेक डाउन द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन एंड द स्टार्टिंग न्यू साइकिल। और जिससे एंडोमेट्रियम की वॉल डीजनरेट होती है और नए साइकिल का सिग्नल भेज देती हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले इवेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज, ल्यूटियल फेज, फिर नया मेंस्ट्रुअल, फिर ऐसे ये साइकिल रन होती रहती है। आइए बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी स्पर्म के साथ साथ अगर एग का फ्यूजन हो गया, तो हम लोग इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा प्लेसेंटा में, तो इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। आइए समझते हैं इंसेमिनेशन क्या है। ड्यूरिंग क्वाइटस एंड कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड इनटू द वेजाइना बाय द पेनिस। The motile sperm swim rapidly through the cervix and enters the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube। ठीक है, ये एम्पुला स्टिमुलेशन पहुंच जाता है और फ्यूजन हो जाती है। जो ovum released to the ovaries also transfer ampullary region of the fallopian tube। Production occur in fallopian tube only in the ovum and sperm are simultaneously transfer into the ampullary region of the fallopian tube। Fertilization क्या होता है? It is the fusion of sperm and egg। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दरमियान कुछ चेंजेस होता है, जैसे जोना पेलोसा लेयर ऑफ ओवम जो होता है ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। यानी इस एग के अंदर जैसे एक स्पर्म का एंट्री हो जाता है, बाकी ये सब जो स्पर्म होते हैं ये इसके पास नहीं पहुंच पाते, इन सबको ब्लॉक कर देता है। कौन? जोना पेलोसिडा की लेयर। ensuring that only one sperm can fertilize more। क्योंकि जो कंफर्म करती है कि केवल एक ही स्पर्म इस एग के अंदर जो न्यूक्लियस है इससे फ्यूजन कर सके। तो the secretion of acrosome, the secretion of uh, acrosome, here the sperm enter the ovum through the zona pellucida and the plasma membrane. This induces the secondary site complete meiosis. This again unequal division. It results in the formation of second polar body and haploid ovum. Haploid nucleus sperm and ovum fuse to form diploid zygote। और जाइगोट में क्या होता है? 26 क्रोमोसोम होता है। The sex of the foetus determine the sex chromosome produced in the sperm as the female is X as the ovum will always carry the X chromosome। मेल जो होता है X वाई रखता है और sperm can contain X या Y दोनों इसमें होता है। देयर आर द हाफ चांसेस होता है कि स्पर्म में X क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होगा या फिर Y क्रोमोसोम से फर्टिलाइज होगा। अगर X X होता है तो वहां पे स्पर्म अगर एक्स कंटेनिंग होता है, या वाई क्रोमोसोम फ्यूज करता है,
तो जाइगोट में डिपेंड करेगा मेल होगा कि फीमेल। अगर एक्स है मेल के पास और वो फीमेल के एक्स से मिलता है तो फीमेल चाइल्ड होगी। अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स, तो एक्स वाई बना, तो इससे जो होगा मेल चाइल्ड होगा। ये डिसाइड करता है कि स्पर्म एक्स कंटेनिंग है या फिर वाई कंटेनिंग है। ठीक है, तो वाई कंटेनिंग होगा तो मेल चाइल्ड होगा, और एक्स कंटेनिंग होगा फीमेल चाइल्ड होगा। द जाइगोट द जाइगोट अंडरगो माइटोटिक क्लीवेज एट मूव द isthmus oviduct toward the uterus 2, 8, 4, 16 डॉटर सेल, जिसे हम लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, जिस अवस्था को हम लोग मारुला कहते हैं। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर, उस स्टेज को हम लोग मारुला कहते हैं। फिर 16 से जब 32 सेल में आता है उसे हम लोग मारुला गैस्ट्रुला, ठीक है, ब्लास्टुला कहते हैं। ठीक है, मारुला कंटिन्यूज दैट इट मूव फर्दर अलोंग इन द यूट्रस, ब्लास्टोमियर अरेंज इन द आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, इनर सेल मास, यानी अब इसके ऊपर चारों लेयर हो जाती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इसके अंदर मास भर जाती है जिससे ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसे इनर सेल मास कहते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जो होते हैं अटैच टू द एंडोमेट्रियम, द इनर सेल मास डिफरेंशिएट फ्रॉम द एम्ब्रियो, द सेल ऑफ द यूटर डिवाइड रैपिडली कवर द ब्लास्टोसिस, although that embedded in the uterine wall, this is called the implantation lead to pregnancy। यानी जब वो अटैच हो गया तो इसे हम लोग प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी देखो, यहाँ से ये आया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, 2, 8, 16, ठीक है, 32, यहाँ पे देखो हो गया, फिर यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, इसी प्लास को हम लोग ब्लास्टोसिस यानी इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर इनर सेल मार हो गया जिसमें कैविटी बनेगा, अब यहीं पे बॉडी ऑर्गेन बनेगी। ठीक है, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, आइए इस चीज को समझते हैं कि फीटल डेवलपमेंट क्या होता है। और बस हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो 10 मिनट और, ठीक है, चल भाई, चलो। प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है उसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं प्लेसेंटा के अंदर, जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर कहलाती है। द कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, इट कॉजेज द कोरियोनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू टू बिकम interdigitated with each other and joined from the structure and functional unit between the developing fetus and maternal body called the placenta। ठीक है, प्लेसेंटा से अटैच जाता है, ये क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा जो होता है हर एक बच्चे का फर्स्ट मदर होता है, प्लेसेंटा हर एक बच्चे का फर्स्ट मदर होता है। ठीक है, चाहे फीमेल चाइल्ड हो चाहे मेल चाइल्ड हो। प्लेसेंटा सप्लाइज ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो and remove the carbon dioxide and excretory waste from the fetus. The placenta is connected to the embryo through umbilical cord. The embryo transport nutrients and wastage and from the placenta through the umbilical cord। umbilical cord जो हमारे नाभि से जुड़ी होती है बच्चे में, उसी को हम umbilical cord कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि additionally to the placenta function as the endocrine gland, it produce several hormones such as human कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एचसीजी का सिक्रेशन करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल का सिक्रेशन होता है, ऑस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एटीसी, ये सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इसके बाद प्रेगनेंसी के बाद एनोदर हार्मोन होते रिलीज होती है जिसका नाम है रिलैक्सिन, जो कि वेजाइनल सरफेस लेयर को जो है और स्मूथ बनाती है। ये ओवरी से सिक्रेट होती है रिलैक्सिन हार्मोन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन इज इंक्रीज, दीज हार्मोन्स इंक्लूड ओस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, थायरोसिन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन का इनहिबिशन करती है, अरे एक्टिवेशन करती है। A high level, these hormones are essential to supporting the fetal growth, metabolic changes, pregnancy, as well the maintenance of pregnancy। ठीक है, soon after implantation of the embryo differentiate into the outer ectoderm, inner endoderm, and the mesoderm। Soon after, the three tissue give rise to the tissue in the body। The inner cell mass contains stem cell and have the ability to rise the tissue and organ in the body। देखो, जितनी भी कहानी पढ़ी इसमें बस इतना चीज समझो कि जब एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट हो जाता है तो माँ का प्लेसेंटा बच्चे के नाभि से एक पाइप के द्वारा जोड़ जाती है। उस पाइप को हम लोग अम्बाइलिकल कॉर्ड करते हैं। वह अम्बाइलिकल कॉर्ड क्या करती है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको प्लेसेंटा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और जो वेस्ट मटेरियल होती है उससे उस बेबी के बॉडी से बाहर आता है और फीमेल के बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की जो रिलैक्सिन हार्मोन मैं अभी आप लोग को यहाँ पे बताया, रिलैक्सिन हार्मोन ये फीमेल के बॉडी में ऑटोमेटिक बनता रहता है। जो फीमेल आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद
पूरे टाइम तक 9 मंथ तक उनके पेट में जो बेबी रहता है, अगर वो काम करती रहती हैं, हमेशा काम करती रहती हैं, तो उनके अंदर रिलैक्सिन हार्मोन बनता रहेगा। जैसे रिलैक्सिन हार्मोन का काम इतना है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है, तो वेजाइना का जो वॉल होती है उसमें इजली मतलब कि चिकनाहट प्रदान करती है, जिससे बेबी की डिलीवरी में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, पेन कम होता है। ठीक है। तो रिलैक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है बेबी के पार्चुरेशन में। ठीक है। तो जो फीमेल क्या होती हैं कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हैं, तो वहाँ की जो गायनी होती हैं उन्हें कुछ दवा दे देती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके अंदर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनता और वो बेड रेस्ट करती रहती हैं। इससे उनके अंदर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनता और बेबी के डिलीवरी के दरमियान उन्हें इतना ज्यादा पेन सहना पड़ता है कि उन्हें डॉक्टर बोलता है कि आप सर्जरी का सहायता ले लो। तो या तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे दुष्ट डॉक्टर होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को ऐसे हार्मोन ऐसे दवा दे देते हैं जिससे रिलैक्सिन ही नहीं बनता है, तो उन्हें थक हार के जो है ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। और जो फीमेल अपने आप को एडवांस समझती हैं, वो घर में रेस्ट करती रहती हैं, बेड रेस्ट करती रहती हैं, काम नहीं करती हैं प्रेग्नेंट के दौरान उन्हें बेबी डिलीवरी में पार्चुलेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस चीज को आप समझिए। ठीक है। पहले के लोग पागल नहीं थे, पहले के लोग बहुत समझदार थे, वो साइंस से परे थे। ठीक है। साइंस जितना ही हम लोग समझते जा रहे हैं उतने ही हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग। ठीक है। साइंस नहीं था, पहले देखो ऑपरेशन नहीं था, कितने सारे बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी होती है। देखो जो नॉर्मल डिलीवरी वाले जो बेबी होते हैं उनका एक अलग बात होता है, उनकी माइंड एबिलिटी, उनकी अंतर आत्म शक्ति ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जो ऑपरेशन वाले बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं, जिसे हम कहते हैं गंगा में सुकुआर। ठीक है। जो सुकुआर रहे तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल बेबी होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं बच्चे सब, हिस्ट पुस्ट होते हैं। ठीक है। तो ये चीज आप समझिए। और एक इम्पॉर्टेंट आप समझिए कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके बॉडी में ब्लड का रिक्वायरमेंट और बढ़ जाता है। तो ये ब्लड का रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करता है? फीमेल के बॉडी में जो किडनी होता है ये हेल्प करता है। तो जो किडनी यूरिन का भी फॉर्मेशन कराता है और फिर ब्लड का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है। तो ये चीज आप एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं इस चीज को आप समझ बढ़ाइए। ठीक है। अब फीटल डेवलपमेंट में देखते हैं कि पहला महीना में क्या होता है। तो हृदय का फॉर्मेशन होता है, हार्ट का। दूसरे महीना में क्या होला, लिम्ब और डिजिट यानी फिंगर का फॉर्मेशन होता है। तीसरे महीने में क्या होता है बच्चों, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम और फॉर्म होता है। 5वें महीने में हेयर आ जाते हैं हेड पे। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, जो फीटस होता है 5वें महीने में पहला बार मूवमेंट करता है। तो माँ कहती है अरे देखो मेरा बेटा लात मार रहा है, देखो बेटा बात कर रहा है। तो ये सब प्रोसेस होती है। ठीक है। 6वां महीना का होता है बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आई लीड सेपरेट, आई लेसेस आर फॉर्म, यानी आंख अलग हो जाती है, माथा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, फिंगर जो सटे रहते हैं वो अलग अलग डिजीज हो जाते हैं। ठीक है। और 9वें महीने में बच्चा पूरा मेच्योर हो जाता है और फिर रेडी हो जाता है वो डिलीवरी के लिए। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फिर प्लेसेंटल, ये देखो प्लेसेंटल विलाई है। हम्म, ये देखो प्लेसेंटल विलाई है, प्लेसेंटल विलाई। ठीक है। और इसमें देखो ये बेबी है, अम्बाइलिकल कॉर्ड इस प्लेसेंटा से जुड़ा है। ठीक है। वेसल से कैविटी ऑफ यूट्रस यॉर्क से किसके अंदर भरा पड़ा है जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलती है, एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो रहा। प्लग ऑफ म्यूकस ऑन सर्विस। ठीक है। पार्चुरेशन होने लगता है फिर जब बेबी यानी मेच्योर हो जाता है, जब बेबी तो उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। जब 9 महीने की जो पीरियड होती है बच्चे को पेट में रखने की, उस अवस्था को हम लोग गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये एवरेज ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन। द गेस्टेशन पीरियड जो होता है 9 महीने का होता है। पार्चुरेशन प्रोसेस, यानी जब 9 महीना में जब बेबी कंप्लीट हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो वो बाहर निकलता है, यानी द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ बाई विच द फीटस इज एक्सपेल्ड या डिलीवर्ड ड्यू टू द विग्रस contraction of the uterus is called parturition. A fully developed fetus and placenta induced parturition. This causes a mild uterine contraction called fetal ejection reflex. ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, यानी जब फीमेल जब बेबी को जन्म देती हैं तो बहुत ज्यादा चिल्लाती हैं, उसमें क्या होता है उन्हें पेन होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो फटती है। उसके फटने से जब सोचो कि पूरा बॉडी का
जान निकल जाता है, वो इतना ज्यादा वो फटता है तो इतना ज्यादा दर्द उत्पन्न होता है। कहते हैं कि 10 से 12 डेसिबल जो होता है, डेसिबल, उन्हें पेन होता है। यानी सोचो कि 10,000 जो बिच्छी एक किसी आदमी को काटे एक साथ, उतना जो पेन होता है एक बच्चे को जन्म देने के दौरान होता है। ठीक है। तो ये fetus and placenta induce parturition. This cause mild uterine contraction called fetal ejection reflex. ठीक है, इसे कहते हैं जब बच्चे को जन्म देते हैं तब। This trigger the release of oxytocin from the mother pituitary. ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जिससे मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शन विच स्टिमुलेट मोर प्रोडक्शन। यानी जब बेबी नहीं निकलता है तो फीमेल को कहते हैं तुम रिलैक्स, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मैसेज भेजता रहता है, ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है कि जो वेजाइनल सरफेस, जो सर्विक्स रीजन, उसको और चौड़ा करो, बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। तो और ज्यादा वो प्रेशर इंड्यूस करती है, तो डायफ्राम, लंग्स, ये सारे हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको खूब प्रेशराइज करती हैं, पेट को दबाती हैं, तब जाके बच्चे का धीरे धीरे बॉडी बाहर को आते है। ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेटिव पॉजिटिव फीडबैक रिफ्लेक्स कंटिन्यू बिटवीन द यूट्राइन कंट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन। ऑक्सीटोसिन बार बार बोलता है कि पिट्यूटरी मैसेज देता है कि और सिक्रेट करो, इतना नहीं निकला, और ज्यादा, तो और ज्यादा वो प्रेशर लगाती हैं। और धीरे 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 फिर कंट्रैक्शन टिल द बेबी एक्सपेल्ड आउट यूट्रस थ्रू द ब्रथ कैनाल। सुन आफ्टर द फीटस डिलीवर द प्लेसेंटा इज आल्सो डिलीवर। और इसके साथ साथ फीटस के साथ साथ प्लेसेंटा भी पूरा बाहर आ जाता है। फिर बच्चे की आवाज रोने की सुनाई देती है, जिससे माँ को, माँ उस बच्चे को देखती है और अपना सारा दर्द जाती है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद रोना खड़ा हो जाता है कि कितना ज्यादा हम लोग के माँ को दर्द हुआ होगा, और हम लोग माँ के प्यार को कैसे भूल जाते हैं भाई। बहुत अचंभित है। इस चीज को पढ़ाने में एकदम वैसा ही फील हो रहा है जैसे लग रहा है कि मेरा ही जन्म हो रहा है भाई। मेरी माँ कितनी दर्द सह रही होगी भाई। इस चीज को आप लोग समझिए, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है भाई। कि इस चीज को समझो कि माँ को कितना दर्द हुआ होगा। इसलिए माँ को मेरा चरणों में चरण स्पर्श, नतमस्तक होके मैं अपने माँ को चरण स्पर्श कर रहा हूँ। हे माँ, आप महान हो। मैं आपका कर्जदार हूँ कि आप मुझे धरती पे लाई हैं, और मैं इन प्यारे प्यारे जो मासूम से हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इन्हें मैं पढ़ा पा रहा हूँ। कितने अच्छे बच्चे दिख रहे हैं। पढ़ा, अच्छे से पढ़ो बेटा। एग्जाम है, मन लगा के, सब कुछ तुम्हारा तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा रिजल्ट, ठीक है। घबराओ नहीं। भगवान को पूजने से अच्छा अपने माँ बाप को पूजो, ठीक है। अगर तुम्हारी वजह से उनके आंख में कभी आंसू आ जाती है तो तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है। भाई तुम मर जा, अगर तू अपने माँ को रुला दे रहा है तो। माँ इमोशनल। हे माँ। लैक्टेशन। लैक्टेशन की प्रोसेस, जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड लैक्टेशन। ठीक है, जैसे बच्चा बाहर निकलता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है, और वो स्टिमुलेट करता है मेमरी ग्लैंड को, जिससे मिल्क का सिक्रेशन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मिल्क का सिक्रेशन एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेटेड। और कोलोस्ट्रम क्या होता है दोस्तों? द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलोस्ट्रम। इट इज रिच इन एंटीबॉडी दैट प्रोवाइड रेसिस्टेंस और इम्यूनिटी टू न्यू बर्न बेबी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो कोलोस्ट्रम होता है, ये फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर होता है। फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। ठीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, रात के 1:10 हो रहा है भाई। रात के 1:10 हो रहा है, मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपने माँ का ख्याल रखो। इस चैप्टर में हमें बहुत मजा आया, और माँ का याद भी आ रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने अपने आज मम्मी से बात भी किया है। ठीक है, ऐसे आप लोग हैप्पी रहो, ऐसे। ठीक है, ऐसे आप लोग हैप्पी रहो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।
आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं साथियों। ठीक है, आपका एक छोटा सा मैसेज हमें आपका अपने समय के वैल्यू को बताता है कि मैंने आपके लिए जो मेहनत किया, आप उस चीज़ को कितना समझ पाएँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ। ऐसे ही जुनून के साथ हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, मैं आपका साथी राज गौरव सिंह हमेशा आपके साथ हूँ। और ये रहा मेरा नंबर, आप हमें मैसेज करिए इस पे और मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। 90 26 13 74 56। ठीक है राहुल, चली चली 1:30 बजत बा, हमहू पढ़ी लिखी। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत किए, आप बस एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।